हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से बिहार पॉलिटेक्निक के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का दोस्तों आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 के एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और ये सभी जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों वो आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से क्या होता है, आपके एग्जाम में रिपीट करने का चांस बनता है। तो इसीलिए आप और साथ ही साथ दोस्तों आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा लेवल है आपके एग्जाम का। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं दोस्तों वो सारे पूछे जा चुके हैं। तो बढ़िया से करना, हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है, सॉल्यूशन भी देखना है दोस्तों। और इस वीडियो को जो बच्चे शेयर नहीं करते तो शेयर करिए पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट के पास, ताकि दोस्तों बिहार में दोस्तों बिहार का कोई भी चैनल नहीं है अभी तक से। और दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक कदम बढ़ाया हूं ताकि बिहार के जितने भी मतलब कि स्टूडेंट्स है ना, लाखों लाख में विद्यार्थी देते हैं और वो लोग तैयारी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सुविधा ही नहीं मिल पाता है। तो चलिए दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं दूसरा पार्ट, है ना, दूसरा पार्ट आज दूसरा वीडियो है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर दोस्तों प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग में लाया जाता है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगर मैं इसको साफ साफ शब्द में आपको समझाऊं तो इसका क्वेश्चन का कहे के मतलब है कि कौन सा ऐसा शीशा है, यानी कि दर्पण है, शीशा नहीं कहेंगे दर्पण कहेंगे। दर्पण किसे कहते हैं, तो एक तरफ में रंगा हुआ रहता है। और शीशा किसे कहते हैं कि जो किसी भी साइड नहीं आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अंतर ये समझिएगा। तो दर्पण, तो ऐसा दर्पण का नाम बताना है दोस्तों, ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को क्या करता है, एक जगह करता है। प्रकाश को क्या करता है, एक जगह करता है। अगर प्रकाश इधर 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 है तो इसको क्या करेगा, केंद्रित कर लेगा, यानी कि एक जगह एक पॉइंट पे करता है। ऐसा कौन सा दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के बीच में दोस्तों बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है अवतल दर्पण। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर आप लोग जान लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज होता है दोस्तों। अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। अगर लेंस में बात करें ना तो लेंस में उल्टा हो जाता है। अगर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो लेंस में क्या करता है दोस्तों, उत्तल लेंस। याद रखिएगा कौन सा लेंस दोस्तों, कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को केंद्रित करता है। लेकिन दर्पण में कौन करता है, तो दर्पण में भाई साहब अवतल दर्पण करता है। याद रखिएगा अवतल दर्पण करता है। ठीक है ना। और ये अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है, तो दाढ़ी बनाने में होता है, टेलीस्कोप में होता है, टेलीस्कोप में होता है कि नहीं होता है ना, टेलीस्कोप के निर्माण में होता है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है। और उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के मुकाबले छोटा होता है, वस्तु के मुकाबले छोटा है, जिसके कारण वह क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा एरिया कवर करता है। और जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए कैमरे में किस लेंस का प्रयोग होता है। कैमरे में, है ना, कैमरा जो आप लोग देखते हैं दोस्तों वीडियो कैमरा, उसमें किस टाइप का लेंस होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। वहाँ पर क्या होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। अवतल लेंस का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज अभी मैंने बताया आपको दाढ़ी बनाने में, है ना, यानी कि ये फिगर को बड़ा करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है, शीशा है और यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है ना, यानी कि 3 मीटर पे अभी खड़ा है। अब क्या होता है, बच्चा वो दर्पण के सामने 3 मीटर खड़ा है, यदि लड़का 1 मीटर पीछे चल जाए, चलो 1 मीटर और पीछे कर दिए, अब कहाँ पे आ गया, 1 मीटर, अब ये पॉइंट पे आ गया, अब शीशा से। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों गति करके पीछे चल जाता है, तब लड़की और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या होगी। देखो अभी टोटल कितना पीछे में है, तो 3 पीछे था, अब 1 और बढ़ गया। यहाँ पे मेनली यहाँ पे तो 3 1 4 कितना मीटर पीछे है, 4 मीटर पीछे है। अब कहता है कि लड़का और प्रतिबिंब, लड़का के फोटो और लड़का के बीच में अंतर, तो ये जब 3 है तो समतल दर्पण है भाई साहब। तो समतल दर्पण कहता है कि जितना आप उतना हम, तो कहता है कि वस्तु कितना दूरी पे है,
तो भाई साहब 4 मीटर है ना, 4 मीटर, 3 1 4 मीटर हो गया, 4 मीटर। तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पे हो जाएगा, 4 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, लड़का और प्रतिबिंब की दूरी 4 4 8 मीटर है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 मीटर की दूरी पर कितना मीटर हो गया, 8 मीटर हो गया। 4 मीटर शीशा तक है, 4 मीटर शीशा तक, और शीशा के अंदर में भी शीशा से प्रतिबिंब की दूरी, शीशा से प्रतिबिंब उसका भी 4। अगर मैं लड़का और लड़की से देखिए यहाँ पे मान के चलिए ये हमारा कोई दीवार है, मान के चलिए एक समझाने की बात करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का है और इसके अंदर भी होगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये मान के चलो ये 4 है, तो ये 4 है। तो अगर मैं इस दोनों की दूरी की बात करूँ तो 4 + 4 करिएगा ना आप, तो 8 हो जाएगा। क्लियर। तो लड़का और प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो 8 हो जाएगा। चलिए अगर दर्पण तक कहता, अगर दर्पण कहता तो 4 मीटर होता, तब तो 4 मीटर मार सकते हैं। दर्पण तक केवल कहता, लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कह दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है, बताइएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब जो होता है हमारे, है ना, आँख का जो दृष्टिपटल जिसको कहते हैं, वहाँ पर कितने समय के लिए, है ना, प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए 1/20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/10 सेकेंड, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 20 सेकेंड। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह 1/20 सेकेंड पर बनता है। कितना सेकेंड तक रहता है, तो 1/20 सेकेंड तक रहता है। ठीक है। कभी कभी आपके ऑप्शन में 1/16 सेकेंड रहेगा, तो याद रखना 1 से 16 के बीच में कोई भी मार देना चल जाएगा, 1 से 16 के बीच में कोई भी मार देना चल जाएगा। ठीक है। तो आंसर ऐसे 1/20 सेकेंड याद रखिएगा, और उस 1/16 के बाद यानी कि 1/17, 1/18, 1/19 रहे तो चल सकता है इसके बीच में। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न याद रखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपवर्तनांक की इकाई होती है दोस्तों। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी कहता है डिग्री होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है डायोप्टर होती है, ऑप्शन नंबर डी कहता है मीटर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, अपवर्तनांक, है ना। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जो यूनिट देखिए यहाँ पे क्या होता है, अपवर्तनांक क्या करता है, यह क्या है, एक रेशियो है दोस्तों, अनुपात है, अनुपात है, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, अनुपात है तो वो तो कट जाता है ना, वो कट जाता है, तो इसीलिए इसका कोई यूनिट या बीमा नहीं होता, याद रखिएगा। अपवर्तनांक का, विकृति का, है ना, ये सब का बीमा नहीं होता, ना ही यूनिट होता है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिए, कहता है हमारा नेत्र इसके गुण का प्रयोग करता है ना। हमारा जो आँख है दोस्तों किस लेंस या दर्पण का प्रयोग करता है, गुण का, है ना। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर डी है अवतल लेंस, है ना। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा करके पूछा है। डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि हमारे नेत्र में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, डायरेक्ट नहीं कह सकता है। कहा है कि हमारा नेत्र इसके गुण का प्रयोग करता है। कौन सा दर्पण है या लेंस का प्रयोग करता है, कौन सा गुण का। तो चलिए मैं बता देता हूं, जो हमारा मानव नेत्र में होता है दोस्तों वह उत्तल लेंस की भांति करता है, लेकिन उत्तल लेंस करता है लेकिन उल्टा चित्र बनाता है। लेकिन हमारे आँख की इतनी शक्ति, हमारे दिमाग की इतनी शक्ति है कि वह उल्टा को सीधा करके हमको दिखाता है ना। हमारे जो दृष्टिपटल है दोस्तों, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, रेटिना, वहाँ पे क्या होता है, फिगर कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क इतना मतलब हैवी पावर का है कि उसको सीधा करके हमको बताता है। ठीक है, आप लोग जो देख रहे हैं ये सीधा देख रहे हैं, बट इसी का उल्टा आपके रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, आँख के रेटिना पे उल्टा बन रहा है, तब आप लोग सीधा देख रहे हैं। अगर उल्टा लिखिएगा तो उल्टा दिखाए, वो भी कन्फ्यूज आ जाएगा, आपका ब्रेन भी कन्फ्यूज आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए दोस्तों। एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि की रेंज होती है। बताइएगा कि जो भी मानव, स्वस्थ मानव है, उसका आँख का दोस्तों दृष्टि रेंज कितना होता है, दृष्टि रेंज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर बी है 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी अनंत से 25 मीटर तक, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर तक, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग मैक्सिमम जो पॉइंट होता है अपनी आँख से अनंत दूरी तक देख सकते हैं, है ना, अनंत दूरी तक देख सकते हैं। और जो मिनिमम है दोस्तों वह 25 सेंटीमीटर तक, है ना, 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं मिनिमम। उससे अगर आप पास जाते हैं तो हम साफ साफ नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक तौर पर तो यह मैक्सिमम तो अनंत हो जाएगा, मिनिमम 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इस वीडियो को जो भी विद्यार्थी अभी तक से लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए एक, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का भला हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार के हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण एक कार के हेडलाइट में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए परवलयीय दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उत्तल दर्पण। तो किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, वह क्या है, तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का यूज काहे करते हैं हेडलाइट में, तो क्योंकि दोस्तों यह क्या करता है, प्रकाश को यहाँ केंद्रित करता है ना, प्रकाश के दर्पण के सारे क्या करेगा, केंद्रित करेगा, जिससे रोशनी क्या जाती है, दूर तक जाती है। आप लोग कभी भी बाइक देखते होंगे है ना, बाइक देखते हो बहुत दूर तक रात में चल जाता है कुछ इस तरीके से है ना, तो ये क्या करता है, केंद्रित, ये देखते हैं कि एक पॉइंट से निकल रहा है ना, एकदम केंद्रित करते हुए भेजता है, कोशिश करता है कि एकदम समझता जाए है ना। तो इस तरीके से आप सभी को याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है दोस्तों कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, याद करिए माइक्रो एम्पियर। जब मैंने यूनिट वाला चैप्टर पढ़ाया आपको तो माइक्रो के बारे में बताया था ना, माइक्रो नैनो है ना, तो माइक्रो होता है दोस्तों 10 के पावर -6 है ना, नैनो होता है 10 के पावर -9। तो ये कहता है एम्पियर, यानी कि 10 के पावर -6 एम्पियर धारा कब बनाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। ऑप्शन आप सभी के बीच ऑप्शन नंबर ए 6.25 गुने 10 के पावर 15, ऑप्शन बी 6.25 गुने 10 के पावर 12, ऑप्शन में 6.25 गुने 10 के पावर 9, और ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 6.2 के पावर 6.25 गुने 10 के पावर 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मालूम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए आप सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थियों का सही हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 12। कैसे दोस्तों, सबसे पहले आप आ जाइए, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर हो जाएगा, 10 के पावर -6 एम्पियर। ये पता हो गया, ये पता हो गया। अब मैं पूछूं कि 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितना आवेश होता है, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, चार्ज। तो आप लोग याद कर सकते हैं Q बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6 कूलम, 10 के पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब कहे कि नंबर ऑफ Q/E कर दीजिए, Q/E कर दीजिए है ना, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर +- Ne, तो n क्या हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से निकालना है तो Q बटा में E कर दीजिए। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से हमारा जो 1 एम्पियर वाला है उसमें डिवाइड कर देंगे। तो कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप सभी को पता है ना जी, पहले करेंगे 10 के पावर -6 बट्टा में, और कितना होता है, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब है ना। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से आया, Q बराबर +- Ne, ये वाला फार्मूला से, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से, जो कि आपके 12th के एग्जाम में पढ़ना है। 12th के एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th में इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, एक व्यक्ति 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। समझिए है ना, ये देखिए एक व्यक्ति 4 गो है और सेल का कितना प्रतिरोध है, तो 1/4 प्रतिरोध है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु सेल का टर्मिनल क्या होता है, उल्टा जुड़ जाता है। विद्यार्थी पगला था जो उल्टा जोड़ देता है। तो अब कहता है कि बाएं प्रतिरोध एक है ना, जो बाह्य वाला प्रतिरोध यानी कि बाहर का जो प्रतिरोध है दोस्तों वह 1 ओम का है। तो यदि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो तब प्रवाहित धारा क्या होगी, यानी कि एम्पियर, यानी कि आई क्या होगा भाई साहब, आई का मान पूछ रहा है ना, डायरेक्टली आप लोग कहिए आई का मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है। हाँ जी, सभी विद्यार्थियों को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए।
इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी जाकर के बनेगा। आई बराबर क्या होता है, हाँ जी, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, 3/4 एम्पियर। इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा, 3/4 एम्पियर हो जाएगा, है ना, 3/4 एम्पियर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करिएगा, तो सबसे पहले आपको सेल को पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए, सीरीज में निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, ई बटा में आर होता है ना, ये बाहरी प्रतिरोध है। और ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ई की वैल्यू दिया हुआ है 15/10, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी 3/2। और इसको जब आप करके लाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब आप लोग करिएगा फिर इसके साथ क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित किया जाता है यानी कि तीरा जाता है तो उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए 1 ओम का प्रतिरोध है, उसकी लंबाई में क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, यानी कि L2 जो हो रहा है क्या हो रहा है, L1 का दुगना हो रहा है ना। तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर लंबाई को दुगना कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर से एक फॉर्मूला याद रखिए, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है दोस्तों रो इंटू एल बाई ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबाई को दुगना कर रहे हैं तो प्रतिरोध भी ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग घटाएंगे, इसमें अगर दुगना करते हैं तो प्रतिरोध कितना हो जाता है, 1/2 गुना हो जाता है, सीधा बात, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, लंबाई में क्या कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं, तो प्रतिरोध भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली याद रखिए 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना हो जाएगा तो अब पहले तो प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, प्रतिरोध कितना गुना है, 2 गुना हो जाएगा। देखिए लंबाई तो 2 गुना हो गया और बट्टा में क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, इसमें ये आधा कर देगा, है ना, अनुप्रस्थ तरंग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन नंबर ये कहाँ गया, ए हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध मान जो पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि लंबाई को दुगना करेंगे, अगर मान लिया जाए ये तार है, इसको लंबाई को दुगना करेंगे तो अभी मोटाइया था इतना, अब तीरेंगे तो मोटाई भी कम होगा, है ना। तो अगर लंबाई में दुगना होगा तो मोटाई में आधा होगा, यानी कि उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा वो दुगना हो जाएगा। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिलकर 4 गुना कर देगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विद्युत विभव कैसा है, कभी अदिश राशि है, कभी सदिश राशि है। देखिए कभी लिखना चाहिए था, पूरा नहीं लिखाया, कभी अदिश राशि, कभी सदिश राशि, एक सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी कहता है न तो अदिश है और ना ही सदिश है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है एक अदिश राशि है। तो विद्युत विभव दोस्तों एक क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है न्यूमेरिकल, है ना। तो ये चीज़ तो समझ में आ ही गया होगा कि लंबाई को जब दुगना करेंगे, अगर मान लीजिए ये इतना मोटा तार है, ठीक है, इतना ही छोटा इतना मोटा तार है, अगर मैं इसको लंबा करूं, अगर मैं इसको तीरूं तो ये क्या होगा, पतला हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा लेकिन लंबा हो जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका मोटाई में भी फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर से आर बराबर हमने क्या फॉर्मूला जाना था, रो इंटू एल बाई ए। तो भाई साहब इसको दुगना कर रहे हैं तो इसको भी आधा करिएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4 गुना हो जाएगा। तो बस आंसर याद रखिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।